आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शरण। आज बात करेंगे कैसे बंगाल की लड़ाई हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। अभी तक दिग्गज नेता वहां पर बीजेपी के हुंकार भर रहे थे, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कैसे दीदी के गढ़ में जाकर एक बार फिर उनको खुली चुनौती दे दी है। आखिर 2 मई के बाद बंगाल में क्या होने जा रहा है, महंगाई की कैसे डबल मार पड़ी है। अभी तक सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, अब सीएनजी और पीएनजी भी कैसे जिंदगी को मुश्किल में डाल रही है। इसके साथ ही बात होगी कि यूपी के हाथरस में एक बार फिर कैसे खाकी कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। बात आज उन मुद्दों की होगी जिनका सीधा सरोकार आपसे भी है। तो शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। हाथरस की बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम योगी ने एनएसए लगाने के निर्देश दिए, वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की मेरे पापा शेर है मेरे पापा। ये चीखें, ये आंसू और पिता को खोने का गम कौन समझेगा। मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिसके पिता की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई हो कि उसने अपनी बेटी के साथ की गई छेड़खानी का विरोध किया था। एक किसान पिता ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले शोहदे के खिलाफ रिपोर्ट क्या लिखवाई, वो अपने दबंग दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित के पिता को ही मौत के घाट उतार आया। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों पहले केस चल रहा है। खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के नोजरपुर गांव में दबंगों ने छेड़खानी का मुकदमा वापस न लेने पर किसान की हत्या कर दी और मृतक किसान की बेटी ने बताया कि थाने पर तैनात दीवान ने पिता पर सुलहनामे का दबाव बनाया था, जबकि उसके पिता ने धमकी की शिकायत भी थाने पर की थी और पुलिस की लापरवाही से उसके पिता की जान गई है। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तत्काल हत्या की संगीन धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे द्वारा इसमें कई टीमों का गठन किया गया। इसमें जो एक मुख्य हत्या आरोपी था ललित शर्मा, उसको थाना सासनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जो है टीमें प्रयासरत हैं। करीब आधा दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। इन सभी दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यायालय से बेल प्राप्त करके वो बाहर आया था। उसके बाद जो अभी हमने इसमें अभी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें थाने पर या कहीं पे भी कोई भी शिकायत किसी भी पक्ष द्वारा नहीं दी गई।
हाथरस में दिन दहाड़े किसान की हत्या होने के बाद घटना पर सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने जल्द से जल्द परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर कराओगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसके मतलब यहाँ ठोको नहीं चल रही है। सही कहती है बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश में ठोको नहीं चल रही है। कोई किसी को किसी वक्त भी ठोक सकता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, जंगल राज चल रहा है। गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री जी लगातार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है और जितनी भी उसके लिए निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है और कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। अपने पिता को खो चुकी पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस 24 घंटे के बाद भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और कब दबंग कातिल गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। चाहिए, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा शेर है मेरे पापा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी के बंगाल दौरे पर भी हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। मेरे पापा ने केस कर दिया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महंगाई, क्राइम और बेरोजगारी के मुद्दे पर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरा है। फिर चाहे वो हाथरस में किसान की हत्या का मामला हो या फिर 100 दिनों से धरने पर बैठे किसान, अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर नजर आए। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की तरफ देख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा नारा काम बोलता है। हमने पहले ही बताया था, सब व्यवस्था खराब कर दी बीजेपी सरकार ने। मंडी व्यवस्था खत्म हो रही, किसान को सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मंडी खत्म कर किसानों को बर्बाद कर देगी सरकार। मंडियां बन रही थीं, जगह जगह मंडियां बन रही थी इसलिए कि किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। आज जब किसान को एमएसपी चाहिए तो वो स्थान वही है जहां पर मंडी में जाकर के उसको एमएसपी मिल सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून ला करके एमएसपी की व्यवस्था खत्म की है, मंडी की व्यवस्था खत्म की है और हमारे किसानों को बाजार पे छोड़ दिया है। और जब बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी भी किसानों की मदद उद्योगपति और कारोबारी नहीं करेंगे। वो मुनाफे के लिए काम करते हैं और जो मुनाफे के लिए काम करते हैं वो कभी भी किसान को मुनाफा नहीं दे सकते। ये पूरी की पूरी मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाथरस की घटना पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार को किसी की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, भाजपा को बहुमत का घमंड है। हाथरस में एक और लड़की से अत्याचार हुआ और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। राम राज लाने वालों के राज्य में ऐसा हो रहा है। सीएम बंगाल घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस की पीड़ित बेटी से मिलने सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। मैं खुद उस बेटी से मिलने जाऊंगा। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ठोक दो, और कई बार मैंने कहा कि जनता जानती नहीं किसको ठोकना है, तो कई बार किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है।
और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए। और जो ये दूसरी घटना हुई है, जहां बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। क्या ये उत्तर प्रदेश है? क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कस्टोडियल एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकार लोगों को डरा रही है। सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरा रही है। हाथरस के मामले पर शर्म से सिर झुक गया है। किसान आंदोलन के समय मुकदमे दर्ज हुए हैं। 10,000 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए हैं। जेल में मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा। जेल में, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हुई। न जाने कितनों की हत्या हो चुकी है। इस राजधानी में हत्या हुई। सोचिए कस्टडी में हो कोई, उसके बाद इनकाउंटर हो जाए। और कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं आप पता कर लीजिए। वेस्टर्न यूपी से लेकर के सब इनकाउंटर हो रहे हैं। डरा रही है सरकार। और अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो आपका घर गिरा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, विजिलेंस लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये हालत है। आप बताओ ये कहां का लोकतंत्र है? 2022 के लिए सियासी जमीन को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और खुद अखिलेश यादव पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश में होने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं। और शायद उसी का असर है कि मौजूदा प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर घिरी नजर आती है और अखिलेश यादव 2022 में वापसी का दावा करते नजर आते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आपका घर गिरा देंगे। मेरे पापा ने केस कर दिया। मालदा रैली में सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद जान की भीख टीएमसी के गुंडे मांगेंगे। गौ तस्करी रोक लगाने का उन्होंने दावा किया। ममता सरकार पर किस तरह से उन्होंने जमकर हमला बोला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं। और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। सीएम योगी यही नहीं रुके और बोले, जो प्रदेश कभी भारत का नेतृत्व करता था, बंगाल बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। ईद पर जबरदस्ती गौ हत्याएं करवाई जाती है। गौ तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुँचाया जाता है। पर्व और त्योहार को कोई मनाने से रोक नहीं सकता। कोई भी यात्रा वहां पर आज प्रतिबंधित नहीं है। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहाँ की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहां की सरकार ने मुहर्रम की जुलूस को तो अनुमति दी,
लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। मालदा रैली में सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। मालदा रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई सीएम कैसे अपना आपा खो सकता है। योगी ने कहा कि गौ हत्या रोकने के लिए काम किया जा रहा है। आज यूपी में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है। योगी ने ऐलान किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो 24 घंटे में गौ तस्करी बंद करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। बीजेपी के मिशन बंगाल को धार देने पहुंचे सीएम योगी ने बंगाल के मालदा में चुनावी प्रचार करते हुए चुन चुन कर ममता सरकार पर हमला बोला। बंगाल में बढ़े अपराधों को लेकर टीएमसी की सरकार को निशाने पर रखा। साथ ही पश्चिम बंगाल के विकास से पिछड़ने के लिए वामपंथी और टीएमसी सरकारों को दोषी बताया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में रार शुरू हो गई है, अभी तक वो खत्म नहीं हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब आनंद शर्मा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर विवाद की शुरुआत हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बंगाल में पार्टी द्वारा इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किए जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी चयनात्मक नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएसएफ जैसे दलों के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। आनंद शर्मा ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा द्वारा बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए गए सवालों के बाद अब अधीर रंजन चौधरी ने उन पर पलटवार किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमें पता है कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है, वो किसे खुश करना चाहते हैं। हमारे साथ सीट शेयरिंग की जो मसला है वो लेट पार्टी के साथ हो रहा है। पिछले 2016 साल में हम लोग लेट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था, सीट शेयरिंग भी की थी, तो इस बार भी वही सिलसिला जारी है। वो तो पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद बाकी की बात बाद में होगी। अभी क्या करेंगे हम? मेरे साथ, हमारे पार्टी के साथ डायरेक्ट उनका नेगोशिएशन नहीं हुई। हमारे पार्टी के एक नेता जब हमारे साथ बात करना चाहते थे और हमारे कुछ लोग उनसे बात करना चाहते, तो कभी नौबत दिया था, तो हमारे एक नेता उनसे बातचीत किए हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई
अभी डायरेक्ट पार्टी के साथ उनके साथ नेगोशिएट। दरअसल कांग्रेस में उठा ये सियासी बवाल ट्विटर पर ही शुरू हुआ था, जहां पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बंगाल में हुए गठबंधन पर सवाल उठाए थे। वहीं उनका जवाब अधीर रंजन ने भी दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सबके सामने आ रही है। वहीं पूरे मामले में अब बीजेपी ने भी एंट्री कर ली है और कांग्रेस पार्टी के बंगाल में गठबंधन को देश को तोड़ने वाली राजनीति से जोड़कर बताया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है, अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है। जब एक पार्टी के नेता ही आपस में बेहतर तालमेल नहीं रखते हैं, तो ऐसे में जनता कैसे कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा जताए। उससे पहले कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे 23 नेताओं ने पार्टी आलाकमान और पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर सवाल उठाए थे और अब आनंद शर्मा और अधीर रंजन के बीच हुए विवाद ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और पीएनजी भी अब महंगी हो गई है। जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, जिसके विरोध में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी के कई शहरों में सीएनजी के दाम अब किस तरह से बढ़ गए हैं और विपक्ष कैसे हमला बोल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा कि मंगलवार सुबह 6 बजे से राजधानी दिल्ली समेत यूपी के तमाम शहरों में बढ़ी हुई दरों पर सीएनजी मिलेगी। राजधानी लखनऊ में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 63 रुपए 55 पैसे चुकाने होंगे। अगर पिछले 10 महीनों की बात करें तो सीएनजी की कीमतों में 10 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल के बाद महंगी हुई सीएनजी। लखनऊ में सीएनजी 63 रुपए 55 पैसे प्रति किलो। नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 49 रुपए 8 पैसे प्रति किलो। मुजफ्फरनगर, शामली में सीएनजी 57 रुपए 25 पैसे प्रति किलो। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 60 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। कमाई तो खत्म हो गया साहब, कमाई कहाँ रहा। सारे दिन में 700-600 का काम 800 का होता है, उसमें गाड़ी पार्किंग है, गैस है, खर्चा है, दिहाड़ी है और गैस के दाम भी अब बढ़ गए। गैस के भी दाम बढ़ गए। जी अगर स्वाभाविक कस्टमर से पैसे कोई कहो तो वो कहते हैं जी आप हमें लूट रहे हैं, और क्या करें, ये तो मजबूरी में करना, वो तो हमें भरवानी पड़ेगी। जब काम करना है यही तो इसमें डलवाना पड़ेगा सीएनजी वगैरह। मतलब कितने का सीएनजी डलवा लेते हैं? इसमें डल जाती है जी रोज की 150-200 रुपए की सीएनजी आ जाती है। पर केजी 70 पैसे भरने से भी थोड़ा। हाँ तो अब उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो पड़ ही रहा है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सरकार का काम है ना सर, जो भी करेंगे वही करेंगे ना। अच्छा, सरकार कहती है कि ज़रूरी है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से ये दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है सर, ज़रूरी तो नहीं है। आम जनता के ऊपर इसका असर तो पड़ता है, लेकिन अगर देश के हित के लिए देखा जाए तो देश को इनकम के लिए भी तो टैक्स बनना ज़रूरी है, इसलिए शायद जो कर रही है सरकार वो सही है। 10 महीनों में ही सीएनजी के दामों में भी 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी सरकार कर चुकी थी और एक बार फिर से बढ़ाए गए दामों ने एक बार फिर आम आदमी के जेब पर बुरा असर डाला है। आम आदमी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों से परेशान था और अब सीएनजी के दामों ने हालात और खराब कर दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रोज पेट्रोल के लगा लीजिए, डीजल के लगा लीजिए, और आज मुझे अभी पता चला है कि सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। तो ये सरकार की नाकामी है, जो इतने मतलब डेली जो प्राइस हाइक हो रहा है। हमारे लिए तो
रोजी रोटी कमाना और दाल रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है दिल्ली के अंदर में तो।